19 अक्टूबर 2006 रात करीब 10 बजे का वक्त था। दिल्ली के हैदरपुर बादली गांव की एक सुनसान तंग गली के आखिरी सिरे पर एक टूटा फूटा जर्जर कमरा था। उसी कमरे में दो लोग बैठे थे, एक करीब 32 साल का सांवले से चेहरे वाला और दूसरा थोड़ा जवान 25 साल का। नाम था अनिल। जैसे ही कमरे में पहुंचे, सामने शख्स ने हंसते हुए पूछा, अनिल, बहुत दिनों बाद आए हो, क्या खाओगे? अनिल थकी हुई आवाज में बोला, भैया आज तो मटन बना लो, बहुत थक गया हूँ। वो बोला, चलो साथ में मटन बनाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। दोनों ने शराब पी, फिर मटन खाने लगे। हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक वो सांवला आदमी बोला, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें सजा भी तो देनी है। सजा? अगले ही पल वो आदमी एक कोने से रस्सी लेकर आया। हंसते हुए उसने अनिल के हाथ पैर बांध दिए, नानचक उठाया और अनिल की गर्दन में फंसा दिया। भैया छोड़ दो मुझे। अनिल तड़पने लगा, उसकी आंखें लाल पड़ गई थी, जीभ बाहर निकल आई। कुछ ही मिनटों में अनिल की गर्दन टूट गई और उसका छटपटाना बंद हो गया। पसीने से तरबतर कातिल ने माथा पोंछा, दीवार पर टंगे झोले से एक चमचमाता चाकू निकाला और फिर अनिल की लाश को पैरों से पकड़कर नाली के पास घसीटते हुए ले गया। उसके कपड़े फाड़ दिए। कातिल ने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ाई, बैठा और अनिल का सिर अपनी गोद में रखा। अब उसकी गर्दन रेतने लगा। फर्श पर खून फैल गया, नाली तक बहने लगा और तभी उसने एक और झोला निकाला। इस बार एक गड़ासे नुमा औजार था। उसने एक के बाद एक 3, 4, 5, 6 वार किए और सिर धड़ से अलग हो गया। उसने सिर को एक पोटली में रखा, धड़ को अखबार में लपेटा, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। पागलपन और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आखिर में झुंझलाहट में उसने एक बड़ी प्लास्टिक की बोरी फाड़ी और लाश को उसमें लपेट दिया। जब खून रिसना बंद हो गया तो उसने लाश के पैरों को छाती की तरफ मोड़कर बांध दिया और दूसरी बोरी में एक लाश को ठूसकर एक बांस के टोकरे में रख दिया। अब उसने आराम से बैठकर गहरी सांस ली, फिर खून साफ किया, चाकू और गडासा भी। अब एक कॉपी खोली, एक पन्ने पर कुछ लिखा, फिर उस पन्ने को फाड़ा और लाश वाले टोकरे में रख दिया। घड़ी में अब रात के 3 बज रहे थे। रेहड़ी पर लाश का टोकरा लादा और निकल पड़ा। हैदरपुर बादली आउटर रिंग रोड होते हुए तिलक नगर की ओर चला। लेकिन रेहड़ी रास्ते में खराब हो गई तो उसने देखा कि पास ही में एक मंदिर है। उसने रेहड़ी वहीं खड़ी की और टोकरा सिर पर उठाकर बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर में बस आती दिखी तो उसने हाथ देकर रुकवाया और बस में बैठते ही टोकरा सीट के नीचे खिसका। अब तिलक नगर आया तो उतरा और एक ऑटो लिया। ठंडी हवा में झपकी लेते हुए उसे तिहाड़ जेल का गेट नंबर 3 दिखा। वो ऑटो से उतरा, उसको पैसे दिए, टोकरा सिर पर रखा और वहीं खड़ा हो गया। उसे याद आया, इसी गेट पर कांस्टेबल बलवीर सिंह तैनात रहता है। अब उसे थोड़ी दूर पर एटीएम दिखा। उसने लाश से भरा टोकरा एटीएम के सामने सड़क पर रखा और चला गया। अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे हरिनगर थाने में फोन आया। ड्यूटी ऑफिसर बालकिशन को किसी ने गालियां दी और फोन काट दिया। फिर 100 नंबर पर कॉल आया। आवाज आई, ठुल्ले सुन, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर 2 निठल्ले पुलिस वाले बैठे हैं। जाकर देख, टोकरे में लाश रखी है। इस मर्डर के लिए तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। एसएचओ होशियार सिंह ने तुरंत 2 कांस्टेबल को आवाज लगाई और उनको कहा, जाकर देख, गेट नंबर 3 के पास कोई लाश है क्या? दोनों कांस्टेबल भागते हुए गेट नंबर 3 पर पहुंचे। सामने एक टोकरा रखा था। उन्होंने बोरी खोली तो लाश देखते ही पसीना पसीना हो गए। तभी हरिनगर थाने के इंस्पेक्टर सुंदर सिंह यादव भी पहुंच गए। उन्होंने कांस्टेबल को बोरी से लाश निकालने को कहा। जैसे ही लाश बाहर निकाली, सभी चौंक गए। लाश का सिर गायब था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह यादव ने बताया, गर्दन गायब थी, मतलब खोपड़ी नहीं थी उसमें, और ये ढका हुआ था और ढकने के बाद में उसमें प्लास्टिक लगा करके फिर कपड़े लगा देता ताकि खून बाहर ना निकल सके। डेड बॉडी के
दाहिने तरफ में यहाँ वो जहाँ पे अमित लिखा हुआ था, और यहाँ एक बिच्छू का निशान था, और एक जो है कोई शिव जी की मान की इस तरह से छाप रखी थी। पुलिस ने जब पूरा टोकरा पलटा तो उन्हें एक खून से रंगी चिट्ठी मिली। पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसमें लिखा हुआ है, दो पुलिस वालों, मैं कोई गैंगवार नहीं हूँ, मैं इस तरह के तोहफे आपको भेजता रहूंगा, तुम देखते रहना, तुमने मेरे को बड़ा परेशान किया है। और लास्ट में लिखा तुम्हारा जीजा और बाप। अब एसएचओ होशियार सिंह का फोन फिर बजा। आवाज आई। फोन आने के बाद उसने कहा, क्या किया रे तुमने उसका डेड बॉडी का? तो उसने कहा कि भाई साहब हमने उसको ऑफिसर लगा दिया। कहा अच्छा, तो भाई साहब तो आ गया अब तो। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने होशियार सिंह के हाथ से फोन लिया और गुस्से से कहा, पुलिस वाली भाषा में कह रहे हो, बदतमीज सुनो रे, तेरे को चैलेंज है, मैं तेरे को पकड़ दिखाऊंगा। तो उधर से उसको गुस्सा आ गया, तू आइयो लगता है, ये बोलता है, तू आइयो लगता है, तू क्या पकड़ पाएगा, तेरे को मेरा चैलेंज पकड़ के दिखा देना होगा। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह को इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ बनाया गया। लाश, चिट्ठी, टोकरा, अखबार और छोटे बच्चों के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। अब पुलिस ने थाने में आई फोन कॉल्स की डिटेल्स निकालनी शुरू की। नांगल सराय और तिलक नगर के टेलीफोन बूथ की पहचान हुई। तिलक नगर के बूथ पर ऑपरेटर राम बाबू चौरसिया ने कहा, हाँ साहब, आया था एक आदमी, बातचीत से बिहार का लग रहा था, 12 रुपए देकर गया। अगर आपके पास उसका फोटो हो तो उसे पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल रोहितास से कहा, स्केच आर्टिस्ट बुलाओ और फटाफट स्केच बनवाओ। 25 अप्रैल 2007 सुबह 8 बजे हरिनगर थाने में फोन की घंटी बजी। सामने से आवाज आई, पहली डेड बॉडी का तो कुछ नहीं कर पाए, उसके हाथ पर तो नाम भी लिखा है। इस बार कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक और तोहफा भेजा है, गेट नंबर 3 पर। अब पकड़ कर दिखाओ, देखता हूँ कितने मर्द हो तुम दिल्ली पुलिस वाले। अनिल की हत्या के 6 महीने बाद 24 अप्रैल 2007 को ये कातिल दिल्ली बादली गांव का गली नंबर 2 रात के करीब 9 बजे गुलिया कॉलोनी के मकान नंबर 155 में उपेंद्र के साथ चिकन खा रहा था। उस आदमी ने उपेंद्र से कहा, जल्दी खाओ फिर सजा भी तो मिलेगी। उपेंद्र थोड़ा हंसा, फिर बोला, भैया कितना मजाक करते हो आप। उस आदमी ने फिर वही किया। रस्सियां निकाली, हाथ पैर बांधे, नान चक उठाया और गर्दन पर कस दिया। उपेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया। इस बार उसने दराती उठाई और उपेंद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद एक एक कर दोनों हाथ और पैर काट दिए। अब लाश 6 टुकड़ों में थी। कातिल ने उपेंद्र के हर अंग को कपड़े, प्लास्टिक और अखबार में लपेट दिया। एक गत्ते में सिर, दूसरे में हाथ पैर और तीसरे में धड़। सब कुछ बांधकर उसने खून से सने अपने कपड़े बदले, कमरा साफ किया और अपनी रेहड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में ही रामदेव मंदिर के बाहर उसने लाश का एक पैर ग्रिल पर टांग दिया। 30 हजारी कोर्ट के पास एक हाथ जजों के एंट्री गेट पर लटकाया और दूसरा कोर्ट के पास फेंक दिया। फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंचा। उसने वो लाश वाला गत्ता एटीएम के पास में रख दिया और फिर गाजियाबाद की ओर बढ़ गया। वहाँ एक पैर झाड़ियों में फेंका और सिर यमुना नदी में फेंक दिया और बड़े आराम से पुलिस को फोन किया। अब एसएचओ होशियार सिंह गुस्से से भड़क उठे थे। अगर तुम मिला ना तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। सुंदर सिंह और उनकी टीम तिहाड़ गेट नंबर पर दौड़ती हुई गई। वही पुराना मंजर, रस्सियों से कसकर बंधा एक टोकरा रखा था। भीड़ इकट्ठा होने लगी। तभी कांस्टेबल ने बोला, कोई चाकू लेकर आओ, ये रस्सियां खुल नहीं रही हैं। भीड़ से एक आदमी निकला, चाकू से रस्सी काटी और मजाक उड़ाते हुए बोला, ये लो साहब, पेश है। गत्ता खुला तो बिना सिर और हाथ पैर के धड़ मिले और तभी खबर आई 30 हजारी कोर्ट के पास 2 हाथ और हैदरपुर मंदिर के बाहर एक पैर मिला है। इसके 24 दिन बाद 18 मई 2007 को पुलिस के पास एक और कॉल आया। इस बार तिहाड़ के गेट नंबर 1 के बाहर एक और लाश और साथ में 2 पन्नों की चिट्ठी मिली। इसमें लिखा था, प्रिय पुलिस वालों, मैं तुम्हारा जीजा जी और दामाद सीसी बोल रहा हूँ। तुम्हारे जाबाज डीसीपी से लेकर एसएचओ तक सबको खुलेआम चुनौती है। मुझे नाजायज केस में फंसाया। अब मैं शरीफ नहीं रहा।
अगर साल में 7-8 मर्डर ना करूं तो मेरा दिमाग फटने लगता है। मेरे ऊपर 50,000 का इनाम रखो, वरना अपमान होगा और मैं तुम्हें ऐसे ही अपमानित करूंगा कि तुम याद रखोगे। लाशें मिलती रहेंगी, लेटर भी भेजता रहूंगा। लाश मिलते ही दिल्ली पुलिस के एसीपी हरगोबिंद धालीवाल ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने मीटिंग में कहा, सुंदर सिंह यादव, पिछले 1 साल में तीसरी लाश, हर बार लाश के टुकड़े, हाथ पैर कटे, सिर गायब। क्या तमाशा बना रखा है? 3 दिन है तुम्हारे पास, वरना पूरे थाने का ट्रांसफर कर दूंगा। अब आईओ सुंदर सिंह यादव के पास सिर्फ रस्सियां, टोकरा, गत्ते और चिट्ठियां थी। उन्होंने पहली लाश पर अमित नाम वाले टैटू की डिटेल अखबार में छपवाई। इसके बाद दरभंगा के लखनौर थाना इलाके से एक फोन आया। साहब, मेरे भाई के हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था, वो कई साल से गायब है। पुलिस टीम लखनौर पहुंची तो पता चला केस क्लोज हो चुका था। सुंदर यादव ने अब गहराई से सोचा, लाश टोकरी और गत्ते के डिब्बे में मिली, मतलब सब्जी मंडी कनेक्शन हो सकता है। पुलिस ने करीब 35 पुराने क्रिमिनल पकड़े, उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और सबसे अजीब बात, दोनों चिट्ठियों की लिखावट एक जैसी थी। उनमें कुछ शब्द आमतौर पर बिहार के लोग ही बोलते हैं। टीम ने शहर के पुराने केस खंगालने शुरू किए। ढूंढते ढूंढते 2003 से पहले के 2 केस सामने आए, मंगोलपुरी और आदर्श नगर, जिसमें लाशें टुकड़ों में मिली थी। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने आदर्श नगर थाने से 1998 के मर्डर केस के आरोपी की फोटो निकाली। उसका नाम था चंद्रकांत झा। अब आईओ सुंदर सिंह यादव ने टेलीफोन बूथ ऑपरेटर बाबू चौरसिया को वो फोटो दिखाई तो उसने भी बताया कि शक्ल मिलती है। अब पुलिस टीम ने आसपास की सब्जी मंडियों में चंद्रकांत झा की तलाश शुरू कर दी। 18 मई 2007 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुंदर यादव ने चंद्रकांत की तलाश के लिए हेड कांस्टेबल रोहिताश, एसआई नरेंद्र पहलवान और एसआई वीरेंद्र त्यागी को आजादपुर मंडी भेजा। उनके पास चंद्रकांत की धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिली। वहां जाकर पता चला कि ऐसा ही एक आदमी पहले मंडी में पल्लेदारी करता था। तभी भीड़ से एक आदमी आया। उसने बताया कि चंद्रकांत अक्सर सामने एक क्लिनिक पे आता है। पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची। डॉक्टर को फोटो दिखाई तो वो घबरा गया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। डॉक्टर ने कुछ बड़बड़ाया और फोन रख दिया। इतने में ही एसआई नरेंद्र पहलवान ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ा और कहा, सच बता, उसी का फोन था ना? डॉक्टर कांपते हुए बोला, हाँ साहब, वो मेरे साले का जानने वाला है। पुलिस डॉक्टर को थाने ले गई। डरते डरते उसने सब बताया। ममता, उसकी पत्नी, यहीं इलाज कराती है। डॉक्टर ने बताया कि चंद्रकांत अगले दिन क्लिनिक आने वाला है। पुलिस ने डॉक्टर के साले को थाने बुलाया। सुंदर सिंह यादव ने बताया, उस डॉक्टर को बैठा दिया उसी क्लिनिक में और 4 बजे से पहले हम सब तैयार होकर के केले की रेहड़ी ले ली। केला की रेहड़ी केला बेचने के लिए तैयार भी खड़ा था, वो नहीं आया। पूछताछ के दौरान डॉक्टर के साले ने बताया कि चंद्रकांत के पास इंजन वाली रेहड़ी है। पुलिस ने हर गली में रेहड़ी ढूंढना शुरू कर दिया। तभी गुलिया कॉलोनी में मकान नंबर 155 के सामने उनको वैसी ही रेहड़ी दिखी। हेड कांस्टेबल रोहिताश बिना देरी किए घर के अंदर घुस गए। अंदर गए तो हलवा खाने लग रहे अपनी लड़कियों के साथ। उसके छोटी छोटी लड़कियां थी 5 साल की। मेरे पहलवान जी थे, तो पहलवान जी ने, हाँ भाई चंद्रकांत खड़ा हो। कह रहा मैं तो विकास हूँ। कह रहा जी आप? कह रहा हम पुलिस वाले हैं, हमने कार्ड दिखाया। तो चंद्रकांत कह रहा है कि जी आप सही जगह आ गए। वो कह रहा जी हलवा खा लूं। पुलिस ने चंद्रकांत को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू की। उसके बाद उसने बताया जी मैंने बिहार में तो बहुत किए, तो कुल संख्या तो 42 के पास पहुंची है उसकी, लेकिन दर्ज ही नहीं कहीं। तो वहीं से फिर हमने पूछा भी त्याड़ के सामने क्यों फेंकता था। तो उसने बताया कि जो बलबीर हौलदार था वो मुझे तंग करता था। तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं डेड बॉडी इसके बाहर फेंकूंगा तो ये तंग होएगा। धारीवाल साहब, हमारे डीसीपी साहब पूछ रहे भाई वजह क्या थी? तो कह रहा जी मेरे मन में ये बैठ गई कि जिसको लोगों को सुधारना है जो गलत होते हैं। चंद्रकांत ने पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं बिहार के मधेपुरा जिले के घोसई गांव का हूँ। माँ टीचर थी, बाप सरकारी नौकरी में था, पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। 1986 में घर से भागकर दिल्ली आ गया। मंडी में पल्लेदारी करी, फिर सब्जी की रेहड़ी लगाने लगा। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने टोकते हुए पूछा, जब काम मिल गया तो ये सब क्यों करने लगे? मंडी कमेटी का अध्यक्ष मंगल पंडित हफ्ता वसूलता था। मैंने मना किया तो मंगल चढ़ गया। एक रोज उससे मारपीट हो गई। उसने झूठा केस करके मुझे और मेरी बीवी को जेल भिजवा दिया।
इसलिए सबसे पहले मैंने मंगल पंडित को मारा। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने शर्ट की बाहें ऊपर खींचते हुए पूछा। और किस किस का खून किया है? चंद्रकांत बेझिझक बेखौफ बोला। 1998 में मंगल पंडित को मारा। हेड कांस्टेबल रोहिताश ने शर्ट की बाहें ऊपर खींचते हुए पूछा। और किस किस का खून किया है? चंद्रकांत बेझिझक बेखौफ बोला। 1998 में मंगल पंडित, 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू, सबको मारकर मंगोलपुरी गंदा नाला के पास फेंका। फिर 2006 में अनिल मंडल को मारा, जिसे तुम अमित समझ रहे थे। वो असली क्रिमिनल था, जानबूझकर अमित का टैटू बनवाया था। उसने मुझसे पैसे लिए, लौटाए नहीं, ऊपर से मेरी बेटी को भी उठा ले गया। साल भर बाद मिला, तभी फाइल से उसका नाम हटाने का फैसला कर लिया। इसका एक वर्ड, एक सेंटेंस था, जिसको भी मारना होता था उसको कहता तू फाइल से गया। अब हेड कांस्टेबल रोहिताश ने दोनों चिट्ठी दिखाते हुए चंद्रकांत से पूछा। चिट्ठियां क्यों लिखते थे? ताकि पुलिस को चैलेंज दूं। कोर्ट के सामने रस्सी काटकर लाश निकालने के लिए चाकू भी मैंने ही दिया था, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए। वो कहता था कि सिस्टम से मुझे ना भरोसा उठ गया। वो कहता था कि कोई सच ही नहीं बोलता, यहाँ सब झूठ बोलते हैं। कह रहा मैं मना करता हूँ शराब नहीं पीनी मंगल को, वो कह रहे नहीं पियेंगे, फिर पीते हैं। उसने पुलिस को चिट्ठी में लिखे सीसी का मतलब बताया। तो ये अपने को चंद्रकांत झा नाम था, तो ये कहता सीसी चंद्र ही चंद्र है, जो और कुछ नहीं है। चंद्रकांत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना ही कोई चश्मदीद। पुलिस ने जब चंद्रकांत से पूछा, तिहाड़ के बाहर फेंकी लाशों के सिर कहाँ हैं? तो वो बोला, यमुना में, ताकि उनका कल्याण हो जाए। 23 मई को पुलिस उसे यमुना ले गई। कई घंटों बाद गोताखोरों को एक खोपड़ी मिली, जो डीएनए टेस्ट में उपेंद्र की निकली। फॉरेंसिक टीम हैदरपुर, बादली और अलीपुर के उन घरों में पहुंची जहां चंद्रकांत झा ने मर्डर किए थे। वहां फर्श पर लगे खून के धब्बों के सैंपल लिए, नानचक, दराती और गडासा भी जब्त किया। अब केस रोहिणी कोर्ट पहुंचा। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर कामिनी लाऊ की बेंच ने सुनवाई शुरू की। चंद्रकांत झा की तरफ से एडवोकेट दीपक शर्मा और दिल्ली पुलिस की तरफ से कई एडवोकेट्स अलग अलग तारीख पर केस लड़े। जिरह के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, इस सन की आदमी ने एक एक करके न जाने कितने मर्डर किए हैं। 20 अक्टूबर 2006 और 18 मई 2007 को मिली चिट्ठियों के फिंगरप्रिंट से पता चल रहा है कि ये दोनों इसी ने लिखी हैं। इसने साफ साफ लिखा था कि अगर साल में 7-8 मर्डर नहीं कर लेता है तो उसका दिमाग पागल होने लगता है। मर्डर करने का तरीका देखिए, इतनी बर्बरता कोई इंसान कैसे कर सकता है? ये शैतान है, ये जिंदा बचा तो न जाने कितने मर्डर करेगा। इसे फांसी ही होनी चाहिए। चंद्रकांत के वकील दीपक शर्मा ने बचाव में कहा, माय लॉर्ड, कोई चश्मदीद नहीं है जो बता सके कि मेरे मुवक्किल ने ही कत्ल किए हैं। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से ही कबूल करवाया है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, चिट्ठी से जो ब्लड के सैंपल लिए थे वो डेड बॉडीज से मैच हो गए। कोर्ट ने कहा, जिस मानसिकता के साथ उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। वो प्री प्लान करके मर्डर करता था। 6 साल तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। ऐसे व्यक्ति को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। फैसला सुनाने के बाद जज कामिनी लाऊ निब तोड़ने ही वाली थी, उसके पहले उन्होंने कहा, चंद्रकांत झा हमारी पुलिस व्यवस्था की नाकामी का नतीजा है। अगर दिल्ली पुलिस वाकई हमेशा आपके साथ है तो ये सिलसिलेवार हत्याएं उसका दूसरा चेहरा उजागर करती है। पुलिस सुधार अब विकल्प नहीं, जरूरत है, वरना और चंद्रकांत झा पैदा होते रहेंगे। ये सुनते ही कटघरे में खड़ा चंद्रकांत झा जमीन पर बैठ गया। कोर्ट के बरामदे में बैठी उसकी 5 बेटियां और पत्नी ममता दहाड़ मारकर रोने लगी। 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 बेटियों को आधार मानते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।